ओके, दिस इज आवर लेक्चर फर्स्ट। पार्टनरशिप टॉपिक है। इसमें हम आज पार्टनरशिप के बेसिक फंडामेंटल्स, मीनिंग क्या है उसका, फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होगी, और पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे और लाइव आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो। इसके अलावा आपको एमसीक्यूज जो मैं डेली बेसिस पे पोस्ट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे और टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? देखिए, पार्टनरशिप का बेसिक मीनिंग यही कहता है हमें, जब भी टू और मोर देन टू पर्सन्स एग्री करते हैं किस चीज के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, पर उनका बेसिक पर्पस होता किस चीज के लिए, कि वो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि पार्टनर्स में प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट्स के लिए तो हमें क्या पार्टनरशिप करते हैं, अगर वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं आएगी। तो पार्टनरशिप के लिए हमारा कौन सा एक्ट फॉलो करते हैं हम? 1932। आपको 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया था? 1932 में आया था। तो इस चीज को स्किप मत करना। आपको सेक्शन पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन के अंडर डेफिनेशन गिवन है, तो पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4, मतलब एक्ट के अंडर हमारे जो सेक्शन 4 है उसके अंडर ही डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन देखो, टर्म 1 के लिए तो फॉर द टाइमिंग ऐसा लर्न करने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको एमसीक्यूज में ऐसा नहीं पूछेगा कि चार डेफिन, आपके लेवल पे देखो कम चांसेस हैं +2 के लेवल पे कि आपको 4 डेफिनेशंस अलग अलग दे दें और पूछ लें इस राइटर की क्या डेफिनेशन है, उस राइटर की क्या डेफिनेशन है, तो आप वहां पे स्किप कर सकते हो। तो मीनिंग देखिए क्या है, सिर्फ हम मीनिंग पे फोकस करते हैं पहले। जब भी हम बात करें कि टू जा उससे ज्यादा, मतलब 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन, मतलब टू या मोर देन 2 पर्सन स्टार्टेड अ बिजनेस, किसके लिए कर रहे हैं? टू अर्न सम प्रॉफिट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। सम टाइम जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं ना, तो जितने भी हमारे पर्संस होंगे, पर्संस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होंगे, हमें नेसेसिटी नहीं होता कि हर पार्टनर आपके लिए काम करे। कुछ पार्टनर्स हमारे पास क्या स्लीपिंग नेचर के होते हैं, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट करते हैं पर काम नहीं करते। एग्जाम्पल, देर आर 3 पर्सन, हमने एग्जाम्पल ली कि 3 पर्सन हैं, ए बी एंड सी। ए ने क्या बोला कि भाई मेरे से काम नहीं होगा, मैं डेली बेसिस पे नहीं आ सकता, पर आप ऐसे कीजिए, मेरे से आप 5 लाख रुपीज ले लो, आप मेरे से ज्यादा ले लो। आप ऐसे करो, बी और सी को बोला कि आप 2-2 लाख इन्वेस्ट कर दो, पर आप मेरे से कितना ले लो? 5 लाख ले लो, पर मैं काम नहीं करूंगा। काम आप करो, प्रॉफिट हम जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जो इनकी आपस में एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस पे बेसिस पे कर लेंगे। मे बी ए बोल दे कि मैं भी 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मैं काम नहीं करूंगा, आप ऐसे करो, आप प्रॉफिट ज्यादा ले लो, दोनों मैक्सिमम ले लो, और मेरे को आप कम पे कर दो। तो जैसे भी कंडीशंस हो गए, एग्जाम्पल हमने देखो नॉर्मल लाइफ में भी हम यही करते हैं। स्पोर्ट स्टार प्लस स्कूल है, तो उनका रूल क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं, ओनर्स 3 हैं, पर क्या डेली बेसिस पे एक ओनर जा रहा है और बाकी 2 ओनर्स कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस में, पर हमें प्रॉफिट्स मिल जाए, आइदर आप कम पे कर दो, ज्यादा पे कर दो, हम क्या बिजनेस में नहीं आएंगे। तो सेम चीज क्या किसी भी पार्टनरशिप में क्या है अप्लाई हो सकती है, जब भी हमारा क्या है कि मोर देन, देखो 3 भी काम कर सकते हैं, 4, जितने पार्टनर्स हैं सभी काम कर सकते हैं, पर अगर कोई पार्टनर काम नहीं करना चाहता तो उसके बिहाफ पे अदर पार्टनर्स काम कर सकते हैं। जैसे देखो, आपको +2 बेसिस पे हमें क्या आ सकता है, सिचुएशंस या कंडीशंस लगा के सम आ सकते हैं कि अगर ये सिचुएशंस होगी तो उसका क्या आंसर होगा, तो आपको उस पे भी फोकस करके चलना है। अनदर थिंग इज, जो पर्सन्स होते हैं पार्टनरशिप में उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। तो यही मेन चीज है। पार्ट जो पर्सन्स पार्टनरशिप में होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली मतलब सबको इकट्ठा करके, अगर हम देखो हमारे पास एग्जांपल है ए बी एंड सी, अगर सिर्फ ए को डिस्क्राइब करना है तो वो पार्टनर होगा, बी को डिस्क्राइब करना है तो पार्टनर होगा, सी को डिस्क्राइब करना है तो पार्टनर होगा, पर अगर कंबाइनली हमने इनको बोलना है, कलेक्टिवली बोलना है ए बी एंड सी क्या है, तो वो क्या होगा? पार्टनरशिप फॉर्म।
तो हम उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। और जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं, जो बिजनेस का नेम होगा, नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स नेम। तो फर्म नेम क्या होगा, जो उसका नाम है, और पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, कलेक्टिवली जो काम कर रहे हैं, चाहे 2 पर्सन हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी पर्सन होंगे उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमें 1 मार्क्स में एमसीक्यूज में अगेन आ सकते हैं, 3-4 ऑप्शंस दे देंगे वो 4, तो उनमें से बोलेंगे कि कौन कौन से इनमें से फीचर्स हैं या कौन कौन से नहीं है। फर्स्ट फीचर इज 2 और मोर देन 2 पर्सन। तो हमारा फर्स्ट फीचर देखिए क्या है। फर्स्ट फीचर में हम बोलते हैं कि मिनिमम, आपको देखो एमसीक्यू थ्योरी फॉर्म में नहीं आएंगे, थोड़ा सा लॉजिकली आएंगे। मिनिमम हमें कितने पर्सन चाहिए, 2, पर मैक्सिमम हमारे पास कितने पर्सन होंगे, 50। देखो अभी थोड़ा सा 50 को एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ना, ये अलग अलग से आ सकता है। तो स्टोरी बता रही हूँ क्या थी। पहले जब हमारे पास था कंपनी एक्ट 1956, उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि बैंकिंग बिजनेस के लिए हमारे पास मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, पर नॉन बैंकिंग मींस अनदर देन बैंकिंग के लिए हमारे पास मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते थे, 20। आफ्टर दैट हमारे पास 1956 एक्ट गया, नया एक्ट आ गया, कंपनी एक्ट 1913। कंपनी एक्ट 1930 एक्ट में क्या कहा गया कि मैक्सिमम हमारे पास कितने हो सकते हैं, 100 हो सकता है। कंपनी एक्ट ने क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप डिसाइड कर लो आपको कितना चाहिए, कितने मेंबर्स, कितने मैक्सिमम चाहिए पार्टनरशिप में, आप डिसाइड कर लो, पर मैक्सिमम 100 होने चाहिए, 100 से भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी हमारी, उसने कितने डिसाइड किए, 50। तो देखिए अभी डिपेंड करता है आपके पास पेपर में, एग्जाम में सिचुएशन क्या रही है, कि वो 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, जस्ट सिंपली आपको पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम हमारे पास देखो, नॉर्मली कुछ डिस्क्राइब नहीं किया, तो 50 होंगे। अगर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो कितने होंगे, 100 मैक्सिमम। पर अगर सिंपली पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप, तो वो कितना होगा, 50। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। अनदर फीचर इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस जो कंडीशंस जो उनका आपस में वो डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो देखिए पार्टनरशिप डीड में अगर हम बात करें, नीचे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ, पहले हम पार्टनरशिप को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्या होता है। पार्टनरशिप हमारा एग्रीमेंट क्या होता है, सिर्फ कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं, जो क्या इनके बीच में डिसाइड करते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स खुद डिसाइड करते हैं। पार्टनर्स क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं, नेम, जो पार्टनरशिप डीड है उसमें कौन कौन से कंटेंट होंगे, नेम ऑफ द फॉर्म, क्या हम अपनी फॉर्म का नेम लिखें, किस नेचर का हम काम करना चाहते हैं, हम क्या मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, या फिर हम क्या करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हैं। प्रोड्यूस करेंगे चाहे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग मींस बाय और सेल कर दो, उसको मैन्युफैक्चर कर लो। कहाँ पे करेंगे, रामा में करेंगे, बठिंडा में करेंगे, पंजाब में करेंगे, आउट ऑफ स्टेट करेंगे, दिल्ली करेंगे, कहाँ पे करना चाहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने टाइम के लिए हम बिजनेस को करना चाहते हैं, 6 मंथ्स है, 10 मंथ्स है, कॉन्टिन्यूटी में हम रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल सपोज मैंने किसी अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप की, मैंने उसको बोला कि यार ऐसा है, मेरे को ना ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर चाहिए, तो एक सेशन के लिए ना बिजनेस स्टडीज करवा दे और मैं अकाउंट्स करवा रही हूँ। तो वो पार्टनरशिप होगी ना, अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि हम सिर्फ कब तक करेंगे, 21-22 तक करेंगे, तो 1 साल की पार्टनरशिप होगी। अगर मैंने उसको बोला कि नहीं यार हम 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, तब तक मेरी हेल्प कर दे, जितने प्रॉफिट्स होंगे हम उसको क्या डिवाइड कर लेंगे, तो 3 मंथ्स की पार्टनरशिप होगी। जितनी हम डिसाइड करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट कब से स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी इस बार मैंने स्टार्ट कब किए क्लासेस, 12 जुलाई को। तो अगर मैं 12 जुलाई को स्टार्ट कर रही हूँ, तो कमेंसमेंट मेरे, अगर मैं पार्टनरशिप में कर रही हूँ, तो कब से होगी, 12 जुलाई को।
नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर है भाई, नेम तो हो गई ना। अगर पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कितने पार्टनर्स हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या होगा, फिर कौन पार्टनर कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। बाद में लड़ने से अच्छा कि पहले डिसाइड कर लो कि ए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, बी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी भी, अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे। ड्रॉइंग्स कितनी हम वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा। अगर पार्टनर प्रोवाइड कर रहा है लोन, तो वो उसको हम कितना परसेंट लोन का इंटरेस्ट पे करेंगे। किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, सैलरी क्यों देंगे हम, कि अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सपोज हमने क्या एग्जांपल ली थी, ए एंड बी सी तीन पार्टनर थे। ए ने बोला कैपिटल मेरी ज्यादा ले लो पर मैं काम करने नहीं आऊंगा। बी बोल रहा है मैं काम तो करने आऊंगा पर अगर काम कर रहा हूं तो मैं 10,000 या 5,000 एक्स्ट्रा पर मंथ सैलरी लूंगा। तो पहले हमें डिसाइड तो करना होगा ना कि कितनी सैलरी होगी। अकाउंट्स हम कैसे मेंटेन करेंगे, एडमिशन अगर पार्टनर की होगी, एडमिशन मीन्स नया पार्टनर आ रहा है तो उसके क्या रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। रिटायरमेंट हो रही है तो हम कैसे उसको डील करेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो ऑल दीज जो हम क्लोज कंटेंट प्रोवाइड करते हैं पार्टनरशिप डीड में, वो हमारी इन सभी को मिला के ही हमारी क्या होती है, पार्टनरशिप डीड होंगी। पर पार्टनरशिप डीड की मेन चीज क्या होती है, वो साइंड बाय ऑल पार्टनर्स होती है। जब तक सभी पार्टनर्स एग्री नहीं करेंगे, अपने साइन नहीं करेंगे, तब तक हम पार्टनरशिप डीड को कंसीडर नहीं कर सकते। अनदर देखो मेन इफेक्ट क्या है, पार्टनरशिप डीड कभी भी कंपल्सरी नहीं होती, मतलब नॉट मैंडेटरी है, कंपल्सरी नहीं होगी। आइदर जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो रिटन में भी हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है। देखो रिटन और ओरल फॉर्म का मीनिंग क्या होगा, मैं और मेरे भाई ने, मेरे ब्रदर ने क्या किया, हमने डिसाइड किया हम पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे। तो पार्टनरशिप पढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है कि ब्रदर सिस्टर में, फैमिली मेंबर्स में, एक हमारे अगर अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो रिटर्न में एक दूसरे पे ट्रस्ट ना करके वो साइन करवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं रियल लाइफ में, अगर हमारे कोई नॉन होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, तो हम उनसे रिटर्न में पार्टनरशिप डीड्स साइन करवा सकते हैं। पर नॉर्मली नहीं करवाते, हम उनसे ओरली डिसाइड कर लेते हैं कि अब जितना प्रॉफिट होगा ना हम 50-50 ले लेंगे, जितना प्रॉफिट होगा तो 40% ले लियो, मैं 60% ले रही हूँ। तो ओरल में भी पार्टनरशिप डीड हो सकती है, रिटर्न में भी हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम अपनी पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड कराएं, अगर हम रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं किसके अंडर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर, फिर रिटर्न में होनी मस्ट है, तब हमारी रिटर्न में होनी चाहिए। पर अगर हम नहीं करवाना चाहते रजिस्टर्ड, तो हमारी रिटर्न और ओरल कोई भी हो सकती है पार्टनरशिप डीड। तो हमारा सेकंड फीचर क्या था, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट मींस पार्टनरशिप डीड, हमारी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में भी हो सकती है, यही लिखा हुआ कि रिटर्न फॉर्म में हो सकती है और ओरल फॉर्म में भी हो सकती है, इक्वल वैलिड है। तो हम ये नहीं लिख सकते वैलिड नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं कि हम डिस्प्यूट को क्या करें, अवॉइड करें, हमारा डिस्प्यूट होए ही ना, किसी से झगड़ा ना हो, तो हम साइन करवाएंगे। तो कहता है आप रिटर्न फॉर्म में लिखो, क्योंकि सो दैट उसमें रिटर्न फॉर्म में सारे क्लोज हों, सभी रूल एंड रेगुलेशंस हों, टर्म्स हों, तो उसमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट थिंग इज बिजनेस। कहते जो बिजनेस है वो लीगल फॉर्म में होना चाहिए, ऐसे ना हो कि इलीगल हो, वैसे अलग से पॉइंट बन सकता है। अनदर थिंग बिजनेस में क्या होगा, कहते जब भी हम बिजनेस का काम क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। ऐसा ना हो कि हमने कुछ एसेट को अक्वायर किया और उसमें क्या किया, हाफ ऑफ परचेज कर ली। अगर हम परचेज ऐसे किसी एसेट को अक्वायर करते हैं, किस चीज के लिए, खुद के पास रखने के लिए, चाहे हम उसको 6 मंथ्स के लिए बाद सेल कर रहे हैं, 1 ईयर के बाद सेल कर रहे हैं, तब हम ज्वाइंट ओनर्स होंगे, हम पार्टनर्स नहीं होंगे। पार्टनर्स हम तभी होंगे जब हम क्या, परचेज सेल के लिए कुछ प्रोडक्ट बाय किया, आइदर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जो हिल नहीं सकती। किसी का देखो रियल एस्टेट का बिजनेस है, किसी का काम ही यही है कि उसने कहीं से बिल्डिंग्स बाय की, किसी और को सेल कर दी, फिर नई बिल्डिंग्स बाय की, फिर किसी को सेल कर दी, प्लांट किसी ने कुछ लैंड बाय किया, उसको परचेज किया, सेल कर दिया, तब हम पार्टनर्स हो सकते हैं। पर अगर हमने होल्ड करने के लिए, अपने लिए, खुद के लिए हमने क्या बाय किया कोई चीज, कोई एसेट, तब हम क्या, पार्टनर्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल, मेरे पापा ने कुछ एसेट बाय की और उन्होंने क्या किया, मम्मा और पापा ने अपने अपने नेम पे 50-50% के वो क्या हो गए, होल्डर हो गए किसी लैंड के या किसी बिल्डिंग के।
तब वो पार्टनर्स थोड़ी ना होंगे, वो क्या होंगे, ज्वाइंट ओनर्स होंगे। ऐसे तो हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि हम पार्टनर्स है एक अकाउंट के लिए, हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट होल्डर्स हैं उस अकाउंट के लिए। तो थर्ड फीचर क्या है हमारा पार्टनरशिप का, कि हमारा जो बिजनेस है वो हमें रन करना चाहिए, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। अगर हमारा किसी चीज का प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस मतलब मोटिव ही नहीं होगा, तो अब हम उसको क्या है, बिजनेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट थिंग इज अ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इसका एमसीक्यू देखो रिपीट मोड पे आएगा। तो क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी का मीन्स, कि हर पर्सन और पार्टनर, जितने पार्टनर्स और फर्म है वो एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं एज वेल एज एजेंट होते हैं। तो हमारे पास दो नए वर्ड्स आ रहे हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, जो हेड होता है, नॉर्मली जो ओनर होगा, हेड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। और एजेंट मीन्स क्या होगा, वर्कर, जो होगा अंडर काम करेगा। कहते हैं एट अ टाइम क्या, फर्म के बिहाफ पे फर्म प्रिंसिपल हो सकती है, जो उसके पार्टनर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। मे बी क्या, जो पार्टनर है वो क्या होगा, प्रिंसिपल हो सकता है, फर्म क्या हो सकते हैं, एजेंट हो सकते हैं। अगर तीन पार्टनर्स हैं तो ए बी सी है, ए पार्टनर क्या बी और सी को क्या ऑर्डर्स दे सकता है, आप ये काम कर लो। समटाइम्स सी ऑर्डर दे सकता है ए और बी को, ये काम कर लो। एग्जांपल देखिए हम कैसे ऑर्डर दे सकते हैं। अगर हमारी फैमिली है तो हम कभी अपने मम्मा को बोलते हैं ना कि मम्मा ये वाला काम कर दो, कभी मम्मा हमें बोलते हैं कि ठीक है ये वाला काम कर लो। तो देखो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम एट अ टाइम, जब मैं अपने मम्मा को बोल रही हूँ कि मम्मा ये काम कर दो, तब मैं उनको क्या दे रही हूँ, ऑर्डर्स दे रही हूँ, मतलब काइंड ऑफ रिक्वेस्ट हो गई सपोज। पर तब मैं क्या, एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ, और मदर क्या काम कर रहे हैं, एज अ एजेंट। सेम तरीके में पार्टनरशिप में भी यही होता है, कहते ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स। एट अ टाइम वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, एट अ टाइम मतलब उसके बाद अगर किसी और काम के लिए वो एजेंट भी हो सकता है। तो इस चीज को समझ लेना, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स, जब बिटवीन पार्टनर एंड फर्म क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे, या तो वो बोलेंगे कि सिर्फ प्रिंसिपल होगा, जब वो बोलेंगे सिर्फ एजेंट होगा, जब थर्ड ऑप्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। तो हमें थर्ड ऑप्शन ही क्या करना होगा, टिक करना होगा। नेक्स्ट थिंग इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हमने पहले ही बोला, जब अगर हमारे बिजनेस में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होगी, तब वो हमारी क्या, पार्टनरशिप भी नहीं होगी। तो पार्टनरशिप के लिए मस्ट शेयरिंग करनी हमें क्या जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप डीड हमारा हो चुका, कंटेंट हमने कर लिए हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गई, देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारा डिस्प्यूट ना, हम अवॉइड करना चाहते हैं डिस्प्यूट को, तब तो आपके लिए मस्ट है आप रिटर्न में बनाओ। रिटर्न में बनाने के बाद भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इसको रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो तो आप कभी भी कोर्ट में जाके, एक दूसरे डिस्प्यूट हुआ, एक दूसरे पे आप केस कर सकते हो कि हमारे भाई क्लोज में ये लिखा हुआ था, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता, पार्टनर ए ने इसको फुलफिल नहीं किया, पार्टनर बी ने इसको फुलफिल नहीं किया। अगर हम ये बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप हमारी डीड रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम कभी भी कोर्ट में जाके लाइबल नहीं हो सकते कि भाई हम क्या करें अब। कहते हैं अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, या तो हमने बनाई नहीं, या हमारी साइलेंट है, हम क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप डीड या तो एब्सेंट है या साइलेंट है, उस केस में अगर हम कोर्ट के पास जा रहे हैं, कोर्ट ने क्या बोला हमारे पास, भाई बार बार मत आओ, हमारा एक ही चीज पे हम बार बार क्या डिस्कस करें, तो आप ऐसे करो, कुछ कॉमन रूल हमने किसने प्रोवाइड कर दिया हमें, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने हमें कुछ हमें प्रोवाइड कर दिए। क्या क्या रूल्स प्रोवाइड किए, उन्होंने बोला अगर आपने नहीं डिसाइड किया अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होनी चाहिए, अभी इक्वल कर दो। देखो क्यों जरूरत पड़ी, सपोज ए एंड बी ना दो पर्सन थे। ए ने बोला कि मैंने ना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और बी ने बोला मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किए। ए बोला उसके अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉफिट्स ज्यादा दो, क्योंकि मैंने क्या किया, ज्यादा मनी इन्वेस्ट की, तो मैं ज्यादा प्रॉफिट्स लूंगा। बी ने क्या बोला, ठीक है तूने कैपिटल ज्यादा लगा दी, नो डाउट, पर मैंने काम तो ज्यादा किया ना, तूने क्या बोला था मैं घर पे बैठ के आराम करूंगा, मैं काम नहीं करूंगा। काम किसने किया, मैंने किया। प्रोजेक्ट कौन लेके आया, मैं लेके आया। तो प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलना चाहिए, मेरे को। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोर्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला, देखो गलती इन दोनों को बोला, ए को बोला तेरी गलती है,
तूने क्यों कैपिटल ज्यादा लगाई, तू 5 लाख लगा लेता, तेरी मर्जी थी। बी को बोला तू ना काम करता, तू क्यों काम कर रहा था, तेरी मर्जी से तूने काम किया ना। तो कहते हैं नाइदर हम ए की सुनेंगे नोर हम बी की। हमने पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला कि अभी आप दोनों की गलती है, इसीलिए आप क्या करो 50% शेयर कर लो। अगर 2 पार्टनर्स है 50-50, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 33% आएगा, अगर 4 पार्टनर्स है तो 25%। मीन्स 1:1। जितने पार्टनर्स होंगे सभी में हमारा क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। अनदर थिंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं पे करेंगे। क्यों नहीं पे करेंगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में देखो एंड ऑफ द ईयर ए ने क्या बोला 20% कैपिटल पे करो, तो बी क्या बोलेगा, यार मेरे को बता देता इतना हायर रेट तू पे कर रहा है, मैं बैंक से सिर्फ मेरे पास सेविंग में सिर्फ मेरे को 4% पे कर रही है, तो मैं सेविंग वाले पे भी यहाँ पे बिजनेस में अपनी कैपिटल इंक्रीज करके लगा देता, मेरे को 60% का प्रॉफिट तो होता, पर क्या चीज थी पहले बतानी थी। इसीलिए लास्ट में डिस्प्यूट ना हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करते। सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हम क्या किस रेट पे करेंगे, नीड। सैलरी कमीशन बोनस हम किसी पार्टनर को नहीं देंगे। लोन जो है वो 6% पे होगा, या तो आप डिसाइड कर लो। अगर आपने डिसाइड नहीं किया तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, 6% होगा। इधर आपको प्रॉफिट्स हैं, लॉस हैं, पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो मैंने कल एमसीक्यूज किए थे पोस्ट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में, मोस्टली स्टूडेंट के यही 2 सम गलत थे। जब तो बच्चे पढ़ते नहीं है, उनका क्या था काम कि बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दे, सिर्फ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील रेट पे होता है, लोन हमारा 6% पे होता है। और एक था कि हम लोन इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे क्या नहीं पे करेंगे, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है, आइदर प्रॉफिट हो लॉस हो, पर हमें 6% पे करना ही होगा। नेक्स्ट थिंग इज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की क्या होगी, कंसेंट कब होगी, जब सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे। अगर पार्टनर सपोज अगर हमारे पास 10 पार्टनर्स हैं, अगर 10 में से एक पार्टनर भी डिसएग्री हो गया, डिसएग्री मीन्स उसने क्या बोला कि नहीं लेके आना, तब भी हम नहीं लेकेंगे। यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स की, सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी। कंसेंट मीन्स सहमति, कि हर पार्टनर एग्री करे कि नया पार्टनर लेके आ सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज पार्टिसिपेशन का राइट सभी पार्टनर्स का है। मीन्स हर पार्टनर को हम ये नहीं बोल सकते कि अगर ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं कि ए को बोलें कि तू छोड़ हम तेरी नहीं सुनेंगे, बी और सी बोलें कि हमें ये चीज अच्छी लगी हम करेंगे, भी हमारी क्या वोटिंग कितनी हो गई 2 हो गए, तू रह गया अकेला, तो हम तेरी नहीं सुनेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर पार्टनर को कहते क्या है, पार्टिसिपेट करने का राइट है, वो अपने अकॉर्डिंग, जब तक तीनों नहीं एग्री होंगे तब तक हम क्या है कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। लास्ट पॉइंट इज इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। इंस्पेक्शन मतलब ना चेकिंग करनी। अकाउंट्स जो हमने जैसे +1 में किया है, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, तो उन अकाउंट्स को क्या हर पार्टनर के पास राइट है, वो उनको चेक कर सकता है, वो अपने पास कॉपी मतलब उसके क्या फोटोस्टेट या यूरोक्स करवा के अपने पास रख सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ और मैंने जैसे कल टॉपिक्स करवाए थे, कल हमारा टॉपिक क्या था कि कौन कौन पर्सन पार्टनर्स हो सकते हैं। तो कौन कौन हो सकता है हमारा पार्टनर, क्योंकि इसमें वो चीज मिसिंग है। तो कहते हैं कोई भी पार्टनर हो सकता है एक्सेप्ट 3, इन 3 को छोड़ के। कौन कौन थे, माइनर, माइनर मीन्स द पर्सन who is less than 18 years। माइनर मीन्स जो पर्सन 18 ईयर्स से कम है वो कभी भी हमारा पार्टनर नहीं हो सकता। अगर हो सकता है मीन्स यहाँ पे कंडीशन लगती है। कंडीशन क्या है, क्योंकि आपको आ सकती है 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। कंडीशन हम माइनर को पार्टनर बना सकते हैं बट ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। हमने क्या बोला, बिजनेस में जब तक तो हमें क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। सपोज अगर प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 1 लाख का, तब मैं माइनर को पार्टनर बना सकती हूँ। अगर हो गया मेरे को लॉस 30,000 का, हमने क्या बोला था 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो लॉस इक्वल अगर डिसाइड करेंगे तो हम सी अगर माइनर है, सी से हम मनी नहीं ले सकते, सिर्फ ए और बी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 15,000 ईच। तो देखो ध्यान से लर्न करना, माइनर पार्टनर हो सकता है ओनली इन द केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस के केस में माइनर कभी भी पार्टनर नहीं होगा। नेक्स्ट पर्सन इज इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट मीन्स
जो पर्सन की पेइंग कैपेसिटी अपनी लाइबिलिटीज पे कर सकता है। इनसॉल्वेंट जिसकी पेइंग कैपेसिटी 0 हो चुकी है, वो अपनी लाइबिलिटी नहीं पे कर सकता, तो उस पार्टनर को, उस पर्सन को भी हम पार्टनर नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज कोई भी मेंटल पर्सन है। अगर कोई मेंटल है, मेंटली इनकैपेबल है, इनकैपेबल मतलब वो बिजनेस के डिसीजंस सही से नहीं ले सकता। हम मान के चल रहे हैं कोई पर्सन मेंटली इनकैपेबल है, वो डिसीजन ले ही नहीं सकता। अगर देखो 10 पार्टनर्स हुए, एग्जांपल ले रही हूँ, 10 पार्टनर्स हैं, 9 को कुछ डिसीजन अच्छा लगा, एक हमने पागल को रख लिया अपने बिजनेस में, वो तो भाई अड़ गया, मैं तो करूंगा ही नहीं, जो करना है आपको कर लो, मैं तो ये मानूंगा ही नहीं। और पार्टनरशिप ने हमने क्या बोला कि एग्री, मतलब हर पार्टनर की कंसेंट होनी जरूरी है। अगर एक पागल बंदे ने कह दिया कि मैं तो कुछ मर्जी कर लो, या तो बिजनेस बंद करो, या तो फिर मैं यहीं पे बैठा हूँ, जो करना आपको कर लो, तब हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या? नहीं होगी। तो जो पर्सन मेंटली स्टेबल नहीं है, वो भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। तो ऑल दीज आर द रूल्स हैं जो हमारे यहाँ, इसमें से 1 मार्क्स तगड़े वाले बन सकते हैं। क्योंकि देखो हमारा भी पैटर्न क्या होगा, अगर मैं सीबीएसई का, अगर +2 वाले स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनके बिहाफ पे अगर मैं बताऊं कि हमारा पैटर्न क्या होगा, 40 मार्क्स के हमें एमसीक्यूज आ रहे हैं। अगर 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये मान के चलो कि हमारे कुछ 25 मार्क्स के किस में से कवर होंगे, पार्टनरशिप में से। तो पार्टनरशिप में से जैसे जो सिचुएशंस आ रही हैं, तो फर्स्ट चैप्टर में से आप, अगर हम 5 मेजर चैप्टर्स भी मान के चले कि हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक फंडामेंटल्स हो गए, उसके बाद गुडविल चैप्टर है, फिर रिटायरमेंट है, एडमिशन है, डेथ है, डेजिल्यूशन है। तो हमारे पास अगर मेजर 6 चैप्टर्स हैं, 6 में से ईच एंड एवरी चैप्टर में हम क्या 4-5 की एवरेज लेके जा सकते हैं, क्योंकि गुडविल में से 3 से 4 आ सकते हैं, जो हमारा बेसिक फंडामेंटल है 3 to 4 आ सकते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ काफी सिमिलर चैप्टर्स हैं, तो ईच चैप्टर में से 3 to 4 आ सकते हैं, 4-5 आ सकते हैं, डेजिल्यूशन में से 4 to 5 आ सकते हैं। तो हर चैप्टर की वेटेज क्या होगी, 4 to 5 में से आ सकते हैं। तो हर चैप्टर हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा अगर एमसीक्यूज फॉर्म में हमारा आ रहा है। अनदर थिंग, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो किस चीज के लिए, सीए के लिए, तो सीए में भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जो सीए का फाउंडेशन है उसमें भी हमारे क्या है, एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, और रिटन फॉर्म में भी हमारा एग्जाम हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे एमसीक्यू फॉर्म में है, कुछ हमारे क्या सम सॉल्व करना, तो मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तब भी आपको बेनिफिट हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एमसीक्यूज की। तो आप एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस कीजिए, साथ के साथ आप सम सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास, अगर आप सीबीएसई से हो, तो टीएस गरेवाल जो आपके, जो डीके गोयल की बुक है, तो उसमें से आपके स्टार्टिंग के 6-7 सम अटेम्प्ट होंगे हमारी पार्टनरशिप डीड के लिए। इसके अलावा आप एमसीक्यूज अपनी अपनी बुक से कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लो। टेलीग्राम का आपको मैं बता देती हूँ, चैनल भी और ग्रुप भी किस नेम पे है, कॉमर्स इलाइट। तो कॉमर्स इलाइट एक तो चैनल है, और कॉमर्स इलाइट ग्रुप है। तो आप ग्रुप में आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे किसी के पास अगर टीएस ग्रेवाल की बुक है, तो आप उसमें से स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो एमसीक्यूज। इवन आपके, जैसे मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ पोल के साथ, तो आप पोल के साथ भी सेंड कर सकते हो एमसीक्यूज क्रिएट करके। डीके गोयल की बुक है तो वो कर सकते हो। अगर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट है, तो किसी के पास अगर यूनिमैक्स की है, तो उसमें से भेज दो। अगर आपके पास उषा पब्लिकेशन के है, तो उसमें से एमसीक्यूज भेज दो। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें से भेज दो। अगर किसी को डाउट्स होते हैं, खुद से नहीं सॉल्व हो रही, या तो आप क्लास में डाउट ले लो, अदरवाइज आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप हेल्प ले सकते हो किसी की। तो इन चीजों के साथ आपको बेनिफिट होगा अगर आप कर रहे हो। क्योंकि आप ऐसा मत सोचो ना कि हमारा क्या बेनिफिट है। अगर आप कुछ सेंड कर रहे हो, आज आप करोगे, कल कोई और करेगा, तो उसका बेनिफिट आपको डायरेक्टली तो मिलेगा ना। पहले आप इन्वेस्ट करो, तभी आपके पास कुछ ही रिटर्न आएगा ना। तो आप सेंड कीजिए अपने क्लासमेट के साथ। आप ओके, अनदर थिंग, आप जो +2 वाले हो स्पेसिफिक, आप +1 के एमसीक्यूज भी फॉलो करो। मतलब सॉल्व करने होंगे +1 के लिए। +1 को मैंने सिर्फ बोला कि आप +2 के करो, पर आप +2 वाले +1 के हर एमसीक्यू सॉल्व करोगे। आप खुद से सेल्फ असेसमेंट करो कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं, हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। पर डे में आपको 4-5 4-5 6 सेंड कर रही हूँ, तो उसको चेक करो कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा।
ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना। अगर किसी के डाउट्स हैं तो पूछिए।